is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter Force and Laws of Motion. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, हम यहाँ पे इस सेशन में वो चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑब्वियसली ये डिस्कस करना चाहेंगे कि मोमेंटम क्या होता है. मैंने आपको बताया था मोमेंटम क्या होता है, हम ऑलरेडी सेशन नंबर 4 में आई गेस मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो यदि आपको नहीं पता है, आपने मोमेंटम का वो वाला सेशन नहीं लिया, तो आप जाके सेशन नंबर 4 लीजिए. तब तक के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं. अब हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या. क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ रिजल्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जो ये लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, ये क्या है, न्यूटन्स की जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसका ही रिजल्ट है. क्लियर? दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ रिजल्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब बात आती है न्यूटन्स की थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या थी. तो न्यूटन्स की थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहती थी दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यदि हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है. ये बात हमारी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहती थी और उसी से निकल के आती है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इज दैट क्लियर टू यू? According to this law, the total momentum of a system of objects remains conserved before and after their interaction. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का या ऑब्जेक्ट्स के सिस्टम का, जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है. क्लियर? बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन वो कंजर्व रहता है. दैट इज जो इंटरेक्शन से पहले जो था वही इंटरेक्शन के बाद होगा. दैट इज जो टोटल मोमेंटम है उसमें चेंज नहीं आता, वो कंजर्व्ड रहता है. So is that clear to you that law of conservation of momentum is a result of Newton's third law of motion, and according to this law the total momentum of object remains conserved before and after their interaction. Clear? Actually, consider a system of object of masses ma and mv moving with initial velocities ua and uv respectively in the same direction. आपको क्या करना है, एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करना है जिसका मास ma है और mv है. क्लियर? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास ma है और एक का mv है. वो इनिशियल वेलोसिटीज ua एंड uv के साथ मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन. क्लियर? आफ्टर कोलिजन द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटीज va एंड vv. अब जब कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद में क्या होगा, जो बॉडीज हैं वो va और vv वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगी. दैट इज इनकी फाइनल वेलोसिटी हो गई. तो कोलिजन लास्ट फॉर टाइम t, और जो कोलिजन है वो टाइम t में लास्ट होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो ma जो ua वेलोसिटी से मूव कर रहा है, mv uv वेलोसिटी से मूव कर रहा है. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ. क्लियर? आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, जो ma है वो vv वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो mv है वो v वेलोसिटी से, ma va वेलोसिटी से मूव कर रहा है और mv v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो ये केस था बिफोर कोलिजन का और ये केस है हमारा आफ्टर कोलिजन का. क्लियर? टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय ma ua प्लस mv uv. अब क्लियर है, जो इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का, टोटल इनिशियल मोमेंटम वो किससे देंगे हम, ma ua प्लस mv uv से. दैट इज दोनों को हम एडिशन कर देंगे दोनों का. टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, अब जो सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ma va प्लस mv vv. क्लियर? ma va प्लस mv vv. समझ में आया ये दोनों केसेस, टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड दिस वन इज द टोटल मोमेंटम. क्लियर? टोटल फाइनल मोमेंटम. अब बताती है हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है दैट ma ua प्लस mv uv इज इक्वल टू ma va प्लस mv vv. इज दैट क्लियर टू यू? और साथ में हमें प्रूफ ये करना है कि सिंपली सी बात है कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है. क्लियर? तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स की थर्ड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स एक्सर्टेड बाय ma और mv क्या होगा, जो फोर्स एक्सर्ट हुई है वो क्या होगी, माइनस का फोर्स एक्सर्टेड बाय mb ऑन ma. इट इज ऑन नॉट और. क्लियर? तो ma पर जो ma के थ्रू जो mb पे फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो mb के ऊपर फोर्स लग रही है ma के थ्रू. क्लियर? दैट इज ma ऑन mv विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द mb ऑन ma. क्लियर? फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स की सेकंड लॉ क्या कहती है, F इज इक्वल टू होता है ma. क्लियर? F इज इक्वल टू ma होता है, दैट इज F. यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नॉर्मली जो मोमेंटम है उसको देखेंगे. तो मोमेंटम क्या है यहाँ पे mv, फिर vv माइनस vv सॉरी vv माइनस uv अपॉन t.
क्लियर, ma होता है, m यहाँ पे हमने रखा मास रखा, mv रखा, उसके साथ a क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो vv माइनस uv अपॉन का t। सेम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो ma दैट इज मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इंटू va माइनस ua अपॉन t दैट इज चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी, क्लियर, that mv vv minus uv upon t is equals to minus का ma va minus ua upon का t। is that clear to you? now अभी हमने देखा that mv vv minus uv upon t is equals to m minus का ma va minus ua upon t है, clear। इसके हम अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें फाइंड आउट होगा mv vv माइनस का mv uv अपॉन t इज इक्वल्स टू माइनस का ma va प्लस का ma ua अपॉन का t। t से t कैंसिल हो जाएगा, तो mv vv माइनस का mv uv इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ma va प्लस का ma ua। हम क्या करेंगे, अब सेम को एक साइड ले आएंगे, डिफरेंट को एक साइड ले आएंगे, तो ma ua प्लस mv uv इज इक्वल टू हो जाएगा ma va प्लस mv vv। यही क्या है, इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। तो क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है बॉडी का वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहता है इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ टॉकिंग अबाउट सम न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस सेक्शन, फाइंड द recoil velocity of a gun having mass equal to 5 kg. If a bullet of 25 gram acquires a velocity of 500 meter per second after firing from the gun. अभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है mv is equals to 25 ग्राम that is equals to 0.025 किलोग्राम, uv is equals to हमें गिवन है 0 and vv is equals to हमें गिवन है 500 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। mg हमें गिवन है 5 किलोग्राम, क्लियर, दैट इज मास ऑफ द गन, ug 0 है, vg 0 है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन आई मीन से फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, क्लियर है। फायरिंग से पहले वाला जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, फायरिंग के बाद वाले मोमेंटम के बराबर होगा, दैट इज mv uv प्लस mg ug इज इक्वल्स टू हो जाएगा mv vv प्लस mg vg, क्लियर। सबकी वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा vg इज इक्वल टू माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर है, हमें नॉर्मली क्या देखना है, यदि हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है तो हमें सिर्फ ये करना है कि फायरिंग से पहले का मोमेंटम लो, फायरिंग के बाद का मोमेंटम लो, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की लॉ क्या कहती है, द टोटल मोमेंटम बिफोर द इंटरेक्शन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन। तो क्या होगा, हम इजीली इसके थ्रू जो रिकॉइल वेलोसिटी थी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, गन की रिकॉइल वेलोसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू बॉडीज एज शोन इन फिगर कोलाइड विद ईच अदर एंड जॉइन देयरआफ्टर विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर कंबाइनिंग टुगेदर। दो बॉडीज हैं जो फिगर में आपको दिखाई गई है, ये 60 किलोग्राम की बॉडी है, ये 55 किलोग्राम की बॉडी है। एक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, एक 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। दोनों क्या हुआ, दोनों कंबाइन हुए, क्लियर। जब दोनों कंबाइन हुए तो ये 115 किलोग्राम का वेट बना और ये वेलोसिटी डायरेक्शन ये वाली हुई, सेकंड बॉडी की जो डायरेक्शन है उसमें मूव करने लगे। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि कौन सी डायरेक्शन होगी और जो वेलोसिटी है वो कंबाइन होने के बाद कैसे मूव करेगी, क्लियर। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो m1 इज इक्वल टू 60 किलोग्राम हो गया, m2 इज इक्वल टू हो गया 55 किलोग्राम, u1 इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, u2 इज इक्वल टू हो गया माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमें पता नहीं है, क्लियर। टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, क्लियर, दैट इज 6 इंटू 5 प्लस का 55 इंटू माइनस का 6 दैट इज माइनस का 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ टू कंबाइंड बॉडीज, यदि v जो है वो कंबाइंड दोनों कंबाइंड बॉडीज की v वेलोसिटी है तो आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस का m2 v2, क्लियर। तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट में और v को हमने कॉमन निकाल लिया, क्लियर, क्योंकि v1 इज इक्वल टू v2 है, दैट इज v के बराबर हो गए दोनों। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हम दोनों का मास रखेंगे, दैट इज 60 प्लस 50 इंटू v, तो हमारे पास क्या आ गया 115 v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ पे जो भी हम वेलोसिटी होगी वो पुट कर सकते हैं और डायरेक्शन क्या होगी, जो सेकेंड बॉडी है उसकी डायरेक्शन में जो बॉडी है वो मूव करेगी, क्लियर। सो थिंग इज according to the law of conservation of momentum m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 होता है,
क्लियर। तो यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2 ये किसके बराबर हो गया -30 के, और m1v1 प्लस का m2v2 इज इक्वल टू हो गया 115v के। तो v फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी इज इक्वल टू -30 अपॉन का 115। तो v आ जाएगा हमारा -0.26 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, -0.26 मीटर पर सेकेंड। So next question is, a bullet of mass 20 gram is fired from a pistol of mass 2 kilogram with a horizontal velocity of 150 meter per second. Calculate the recoil velocity of the pistol. आपको क्या गिवन है, आपको मास गिवन है। मास कितना गिवन है, 0.02 किलोग्राम। क्लियर। ये क्या गिवन है, ये आपका फर्स्ट बॉडी का मास गिवन है, सेकंड बॉडी का मास गिवन है 2 किलोग्राम। क्लियर। v गिवन है हमें 150 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो पिस्टल है उसकी v दैट इज कैपिटल V हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ पिस्टल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट हो जाएगा। पिस्टल का क्या है mv दैट इज कैपिटल M कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल m स्मॉल v। क्लियर। बुलेट क्योंकि छोटी होती है तो हमने स्मॉल में उसको कैपिटलाइज कर दिया, और पिस्टल क्योंकि ऑब्वियसली उसका साइज बड़ा होता है तो हमने उसे जो कैपिटल अल्फाबेट्स हैं उनसे आई मीन टू से उनके थ्रू हम उसे सिंबलाइज कर रहे हैं। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ पिस्टल दैट इज v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का mb अपॉन का m। क्लियर। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन जो है मोशन की उसे शो कर रहा है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0.02 इंटू 150 अपॉन का 2। v फाइंड आउट करेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर हुआ, जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी पिस्टल की वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a heavy car A of mass 2000 kg traveling at 30 meter per second has a head-on collision with a sport car it is not support, I thought it would be support, it is sport car B of mass 1000 kg. If both cars stop dead on colliding, what was the velocity of car B? Clear? That is हमें m1 given है 2000 kg, m2 given है 1000 kg, v1 हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें v2 फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 v2 के बराबर होगा। क्लियर। अब क्या है 2000 m1 हो गया इंटू v1 कितना है 30 हो गया इज इक्वल टू 1000 इंटू v2 कितना है, v2 हमें फाइंड आउट करना है। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 30 दैट इज v2 विल बी इज इक्वल टू द 60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सेकेंड दैट इज कार बी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी विल बी इज इक्वल टू द 60 मीटर पर सेकेंड। By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, what are the applications of law of conservation of momentum? जो law of conservation of momentum है उसके applications क्या हैं? You have to answer that, and your time start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Obviously, no, I know because I have to tell them. So, the thing is that वर्किंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट, जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं रॉकेट होते हैं वो भी किस पे वर्क करते हैं, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही वर्क करते हैं। कैसे? ड्यूरिंग द propulsion of jet, aeroplane or rocket, the chemical or fuel burn and produce hot gas which rush out from the tremendous velocity in the downward direction and to converse the momentum so produce the rocket moves on. यदि आपको याद हो जब मैंने आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कराया था तभी भी मैंने आपको ये वाली चीज समझाई थी, अभी मैं आपको ये वाली चीज समझा रही हूँ कि जो रॉकेट होते हैं या जेट एरोप्लेन्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो फ्यूल है वो बर्न होता है। जो फ्यूल बर्न होता है वो हॉट गैस प्रोड्यूस करता है, वही गैस जो आउटर चैम्बर हो जाता है, जो बैकवर्ड एक में चैम्बर रहता है उसके थ्रू वो एक हाई वेलोसिटी के साथ जो गैस है वो बाहर निकलती है। क्लियर? जब वो गैस एनवायरनमेंट में बाहर निकलती है तो उसी मोमेंटम को कन्वर्स करने के लिए, उस एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन दिखाने के लिए जो रॉकेट है या जेट एरोप्लेन है वो आगे मूव करता है। क्लियर? गैस बैकवर्ड मूव होती है, दिस इज द रीजन जो रॉकेट और जेट एरोप्लेन हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन है वो है रिकॉइलिंग ऑफ गन। एक्चुअली व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन,
बुलेट एक्वायर्स अ मोमेंटम गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। जब किसी भी गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो जो बुलेट है वो मोमेंटम एक्वायर करती है, जो किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। नाउ to conserve this, an equal and opposite momentum acts on the gun due to which gun jerk backward। इसी को कंजर्व करने के लिए क्या होता है, जो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होता है वो लगता है बॉडी पे, और जिसकी वजह से क्या होता है, गन जर्क्स बैकवर्ड, जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। दिस बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी, और ये जो बैकवर्ड वेलोसिटी रहती है गन की, इसी को हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि जो जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स हैं उनके प्रपल्शन में और गन की रिकॉइलिंग में, दोनों में ही हमारे जो मोमेंटम है उसका यूज होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो लॉ है उसका यूज होता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में स्टडी किया, उसका डेरिवेशन के बारे में डिस्कस किया, अलॉन्ग विद दैट उसकी एप्लीकेशंस और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व आउट किया। In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.